देखो उस दिन थोड़े हड़बड़ी में पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर से वह रिपीट करा देते हैं। वेव्स या तरंगे, समुद्री तरंगे क्या होते हैं? वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड scrape across the ocean surface. The stronger the winds blow, the biggest the wave becomes. होता क्या है, समुद्र के ऊपर है ना बहुत तेज तेज हवाएं चलती, कभी धीरे चलेगी, कभी तूफानी हवाएं होंगी, कभी बहुत तेज हो जाएंगी। तो जब समुद्र के ऊपर से बहुत ही तेज स्पीड वाली हवाएं बहती हैं, बहुत ही स्पीड वाली हवाएं बहती है, तो क्या करती है वो अब समुद्र के पानी को भी अपने ही डायरेक्शन में बहाकर ले जाना चाहती है। ठीक है, तो मान लो कि अगर पूरब से हवा आ रही है, ईस्ट साइड से हवा आ रही है, और ईस्ट से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रही है, पूरब से पश्चिम की ओर हवा बह रही है, तो क्या होगा, हम जो समुद्र की लहरें हैं वो भी पूरब से पश्चिम की ओर हो जाएंगे। ठीक है, समुद्र की लहरें भी क्या हो जाएंगी, पूरब से पश्चिम की ओर हो जाएंगी। तो इसी को हम लोग वेव्स कहते हैं। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. तो समुद्र की हवाएं क्या होंगी, जब ऊपर उठती है और उठ करके नीचे गिरती है, तो इससे तरंगों का निर्माण होता है, वेव्स का निर्माण होता है। समुद्र की तेज हवाएं लहरों को अपने साथ है ना उठाती है, तो उठेगी तो गिरेगी ना ग्रेविटी के कारण, तो ये उठना गिरना, इससे क्या होता है, तरंगे बन जाती, वेव्स बन जाती है। तो आप इसको, इस लाइन को देख सकते हैं, मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, मतलब एक के बाद ऊपर उठती है नीचे गिरती। बुक लाइए भूगोल की, निकालो फिर, बेटे बैठे क्यों, ऊपर उठती है नीचे गिरती, ऊपर उठती है नीचे गिरती है, इससे एक तरंगे या वेव्स बन जाती हैं हवा के। अगर हवा नहीं है तो वेव्स ही नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्ते जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आ बेटा बैठ। एक बार जुरासिक पार्क गए थे, तो हाँ, वहाँ पे एक पूल है, तो उसमें तो हवा निकल रही थी, तो वेव्स आ रही थी। वो वहां पर ब्लो होगा हवा का, कहीं ना कहीं से वो बनाते हैं इस तरह की लहरें, ठीक है ना, इसलिए कारण होती है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। बेटा ज्योमेट्री निकालो, बुक निकालो मैथ की। होता क्या है, और बुक मेरे पास लेके आओ एक बार। एक मिनट रुको भाई आप लोग। आपने तो खैर समुद्र कभी बहुत कम ही देखा होगा टीवी में, लेकिन क्या होता है कि समुद्र में भी कभी कभी ऐसी, ओशियन में भी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि वहां बिल्कुल लहरें उठती गिरती ही नहीं है, बिल्कुल जैसे बाल्टी में अगर पानी रख दो या ग्लास में और उसको हिलाओ नहीं, तो कैसे बिल्कुल बिना हिले डुले पड़ी रहेगी, तो उसी तरह रहेगी समुद्र में। ठीक है, ऐसी भी सिचुएशन होती है, लेकिन जितनी तेज हवा होगी उतनी बड़ी लहरें बह उठेंगी। बात समझ रहे हैं ना, समुद्र में जितनी तेज हवा बहती है उतनी ऊंची लहरें या तेज स्पीड वाली लहरें बनेंगी। बात समझ रहे हैं, क्योंकि हवाएं ही पानी को मूवमेंट देते हैं, मूवमेंट या गति देती है, जिसके कारण उसमें लहरें होती है। देखो दूसरी बात, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तूफान के दौरान, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स, दिस में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जब तूफान आता है तो हवाएं बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं, और तूफान में जब हवाएं बहुत ज्यादा तेज होती है तो क्या होता है, और भी ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर, बाद में चेक करेंगे, अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। मान लो कि भूकंप आ गया, समुद्र के नीचे भी तो धरती है ना,
आखिर ओशियन किस चीज पे, क्रस्ट के ऊपर ही तो है। अगर मान लो धरती के नीचे, समुद्र के पानी के नीचे उसका जहां बॉटम होता है, जहां मिट्टी होती है, समुद्र के नीचे क्रस्ट में अगर भूकंप आता है या वॉल्केनो फटता है, ठीक है, तो या मान लीजिए कि लैंडस्लाइड होती है, अंदर ही कुछ चट्टाने खिसकते हैं, तो इससे क्या होगा, समुद्र का पानी भी एक जगह से दूसरी जगह खिसकेगा, ठीक है, या उसमें भी कंपन होगी, मूवमेंट होगा, इससे भी ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं। जब भी कभी ऐसे कारण से अर्थक्वेक, भूकंप, वॉल्केनो या ज्वालामुखी या लैंडस्लाइड या भूस्खलन के कारण समुद्र का पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में खिसकता है, इधर उधर मूव करता है, तो उससे बहुत ही ऊंची लहरें बनती हैं, ठीक है, जो 15 मीटर से लेकर के 150 मीटर ऊंची हो सकती है। 150 मीटर बहुत ज्यादा होता है, उतनी हाइट की हो सकती है, और इस कारण से उनको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ऐसी ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है। सुनामी मतलब क्या, बहुत ऊंची लहरों वाला, समुद्री लहरें, ऊंची ऊंची लहरें जो एकदम बिल्कुल कोस्ट इलाके तक, लैंड तक आ जाएगा, घुस जाएगा और सब चीज को डुबो देगा। बड़े बड़े बिल्डिंग जो होंगे ना, एकदम उसमें डूब जाएंगे, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, कारों को अपने साथ बहा के ले जाएंगे, बस समझ रहे हैं ना। सुनामी द जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। जो बंदरगाह की लहरें होती है ना, हार्बर मतलब जहां जहाज लगते हैं, तो सुनामी का मतलब होता है कि हार्बर वेव्स, ठीक है। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी, क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो बंदरगाह या हार्बर क्या होगा, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के किनारे, सबसे किनारे क्या होगा, हार्बर ही तो होता है। Called tsunami that may be as high as 15 meters is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. समझ रहे हैं? अब तक का जो भी सबसे ऊंचा सुनामी खोजा, मैंने कि मापा गया है, ऊंची लहरें मापी गई है, वो 150 मीटर ऊंचा था। ये छत कितना होगा, अधिक से अधिक 3.5 या 4 मीटर होगी, ये एक माला। 150 मीटर सोच लो कितना होगा, मैंने 20 माला या 25 माले की बिल्डिंग अंदर, उसके अंदर आ जाएगी, उतनी ऊंची लहर। सोच लीजिए कितनी ऊंची। बुर्ज खलीफा बहुत ऊंचा है, 828 मीटर है वो। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। और एक समस्या और भी है, ठीक है, और वो बात क्या है कि ये जो लहरें आएंगी, पता है इसकी स्पीड क्या हो गई, पानी की स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर। आप सोचो कि जो जेट प्लेन होती है ना, जेट प्लेन, वो 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है। जेट प्लेन की स्पीड से आएगी लहरें, बताओ क्या होगा। आप खुद सोचिए, अगर आप बाइक पे या कार पे बैठे होंगे तो 150, मैंने बाइक पर तो 70-80 की स्पीड ही बहुत ज्यादा हो जाती है, और कार पे 150 की स्पीड, 120 की स्पीड में कहीं पापा ने कार चलाई होगी, तो देखिए कितनी स्पीड होती है। अरे सब कुछ टूट जाएगा, हड्डी की बात कर रहे हो, बिल्डिंग को तोड़ देगा वो तो। बिल्डिंग को, जैसे बिल्डिंग से टकराएगा, बिल्डिंग तोड़ करके जमीन पे, समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ताकत होगी ना पानी में। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. 2004 में इसी तरह की सुनामी आई थी, और भारत के जितने भी तट वाले इलाके थे, कोस्ट वाले इलाके, उन सभी इलाकों में क्या हुआ कि सब कुछ डूब गया, सब कुछ तबाह हो गया, हजारों हजार आदमी मारे गए। वैसे इसमें तो कम ही दे रखा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आदमी मारे गए थे। देखिए, सुनामी द अर्थ पैंडेमिक। अब इसके बारे में थोड़ा बता दें। सुनामी और द बॉक्स वाला, सुनामी और द हार्बर स्ट्रक हैवोक इन द इंडियन ओशियन ऑन द 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 की बात है। भारत के तट से, तमिलनाडु के तट से क्या हुआ, सुनामी की लहरें टकराई। हुआ क्या, द वेव वाज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। अंडमान सुमात्रा, ठीक है, जावा सुमात्रा, ये इंडोनेशिया के आइलैंड है, इंडोनेशिया के पास, वहां पर इसका एपिसेंटर था। मतलब जो भूकंप था, वहां पे सेंटर जो भूकंप का था वो इंडोनेशिया में था।
क्या क्वेश्चन थोड़ी लिखेगा? अरे हाँ, फिर डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रखा बुक में। पक्का? हाँ ठीक है, फिर मैं पूछूंगा तो बताना भी कैसे आया वो। Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004। 1 बजे कल आना, तुम्हारा पूरा चैप्टर ही समझाएंगे, ठीक है? और समझा भी रखा है पूरा चैप्टर चित्र से, ज्योमेट्री। इसमें क्या हुआ, ये जो भूकंप थी ना 9.0 मैग्नीट्यूड की थी, मतलब इतनी तीव्रता वाली है, बहुत तेज भूकंप मानी जाती है। 7 से ऊपर वाली कोई भी भूकंप होगी ना बहुत ज्यादा तबाही वाली होती है, और ये 9.0 थी, तो समझ जाइए कितना ज्यादा खतरनाक भूकंप था ये। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, म्यांमार जो कैपिटल है ना, म्यांमार जो देश है बर्मा, इंडियन प्लेट जो थी वो म्यांमार या बर्मा प्लेट के नीचे सबमर्ज हो गई, और जिसके चलते ये भूकंप आया था। There was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake, और जिसके कारण क्या हुआ, समुद्र का जो फ्लोर होता है, नीचे की जो धरती होती है, उसमें इम्बैलेंस होने के चलते बहुत बड़ा एक भूकंप आया था। The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downwardly direction। इससे ओशियन फ्लोर 10 से 20 मीटर झुक गया, मतलब मान लो पानी ऐसे था और ऐसे अगर स्लोप हो गया 10 से 20 मीटर, तो समझ रहे हैं ना कितना ज्यादा यहाँ का सारा पानी एक साथ स्पीड से आगे जाएगा, है ना, ये हो गया। Huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the wide withdrawal of the water mass from the coastline of the land masses in the South and Southeast Asia. After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. अब जैसे देखो, जहां पर इंडोनेशिया है, ठीक है, और जहां पर म्यांमार है, वो भारत से कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, तो वो इलाके ऊपर उठ जाएंगे तो क्या होगा, वहां से पानी जहां हम लोग के तरफ आएगा, तो वो इलाके, समुद्र के इलाके ऊपर उठ गए भूकंप के कारण, तो वहां से सारा का सारा पानी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा दूं आपको, जैसे मान लीजिए इंडिया है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये बर्मा है ना, और यहाँ पे आपका ये सुमात्रा है इस तरह, तो मान लो ये इलाका ऊपर उठ जाएगा, तो यहाँ से पानी इधर आएगा ना, अगर ये इलाका इस तरह उठ गया, ऊपर उठ गया, तो यहाँ पर जितना पानी था ये इधर इधर आने लगा, मूव करने लगा, तो ये कोस्ट की तरफ भरने लगा, और कोस्ट की तरफ आने के कारण बहुत स्पीड से पानी आई। इंडियन ओशियन का पानी कहाँ आया, इंडिया की तरफ आया, हमारे तमिलनाडु की तरफ, जिसके चलते बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। और इन देख लीजिए, जो ये वाली लहरें थी उनकी स्पीड पता है, 700 नहीं 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पूरी की पूरी लहरें आई हम तक, तो क्या होता, बहुत बुरा हाल था, बहुत तबाही हुई, हजारों हजार मारे गए। बताया नहीं मैंने, एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो होती है जेट प्लेन, उसकी स्पीड है ये लगभग। सम ऑफ द आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशियन, द इंदिरा पॉइंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड। भारत का जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है, जो कि सबसे साउथ में इंडिया के, वहां पर है। अब वो इलाका पूरा का पूरा समुद्र के अंदर डूब गया, दिख ही नहीं रहा है कहाँ है, पूरा का पूरा समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, हाँ पूरा आइलैंड ही डूब गया, ठीक है। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave length decreases with decreasing depth of water. The travel speed also declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. जैसे जैसे वो हमारे तट से टकराई ना, समुद्र में उसकी इतनी स्पीड थी लहरों की, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, हम तक आती गई, तो उसकी स्पीड कम होती गई, और उसकी स्पीड घट के 70 किलोमीटर पर आवर रह गई, 700 से 70 हो गया, बहुत कम हो गया ना।
70 किलोमीटर पर आवर। जी, tsunami waves travel up to depth of 3 kilometer from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakhs of houses. हुआ क्या, इस सुनामी की लहरें थी 3 किलोमीटर की गहराई तक, उसकी स्पीड थी, गहराई तक से लहरें उठी। समुद्र में बहुत गहराई होती है ना, तो 3 किलोमीटर की गहराई जो समुद्र की थी वहां से हवा लहरें बन के उठी और बहुत ज्यादा स्पीड में आई और 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले गई, मर गए सब लोग। इससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सारे के सारे इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice to a potential tsunami. होता क्या है, हम लोग भूकंप की जानकारी कभी किसी को नहीं बता सकते कि कब भूकंप आएगा, किसी को पता नहीं। आज तक साइंस में बहुत कुछ बन गया, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो ये बता दे कि भूकंप कब आने वाला है। ठीक है, लेकिन सुनामी के आने से, तट से टकराने से 3 से 4 घंटे पहले ये बताया जा सकता है कि सुनामी आने वाला है। जितना जगह खाली कर सकते हैं कर दीजिए, बस समझ रहे हैं ना, 3 से 4 घंटे पहले आपको नोटिस मिल सकता है। ठीक है, सच अर्ली वार्निंग सिस्टम इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशियन बट नॉट इन द इंडियन ओशियन। 2004 में जो सुनामी आई, उस समय तक हम लोगों के पास कोई भी है ना सुनामी वार्निंग सिस्टम नहीं थी पूरे इंडियन ओशियन में, कभी आई नहीं थी, हम लोगों ने जरूरत महसूस नहीं की। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में तो लग रखी अमेरिका के पास, लेकिन हम लोग के पास नहीं लगी थी। तो क्या किया गया, उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए। Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean, but not in the Indian. Tsunami are rare in the Indian Ocean, as the seismic activity is less as compared to the Pacific Ocean. ऐसा क्यों? ये जो सुनामी बनती है भूकंप के कारण बनती है। मैं चेक करूंगा 51 क्वेश्चन हुआ कि नहीं, उसके बाद है ना गुद्दियां लाल करूंगा जी। तो तू करना, मेरे सामने करना, क्या दिक्कत है, हो रखा यहाँ करके दिखा, चेपना बड़ी बात है, यहाँ करके दिखा 51 तक। कारण क्या है, कभी भी सुनामी का देखो सबसे बड़ा जो कारण है ना, और कारणों से भी आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सुनामी का कारण होता है वो होता है अर्थक्वेक, भूकंप। इंडिया में, हमारे इंडियन ओशियन में भूकंप नहीं आता, ऐसा कोई एक्टिविटी होता नहीं है उतना ज्यादा, इसलिए कभी जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन पैसिफिक ओशियन में बहुत ही ज्यादा भूकंप आता है। क्या चक्कू रखे हो, बंद करो, अंदर रखो, सुनो ध्यान से। देखिए, विजिबल हम कैसे देखेंगे धरती को तोड़ के अंदर, देखना मुश्किल है बेटा। ये वाला जैसे है ना, ये मैंने 1-2 वीडियो भी बनाया था और बच्चों को पढ़ाया भी है इसमें, कि पूरा का पूरा ऊपर पैसिफिक ओशियन, जो एशिया का कोस्ट लगता है ना, एशिया वाला, और नीचे ऑस्ट्रेलिया तक, तो एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक नीचे तक जाएंगे तो पैसिफिक ओशियन और एशियन यूरेशियन प्लेट, ये दोनों का दोनों प्लेट की बाउंड्री जहां मिलती है, वहां पर पूरे ऊपर से नीचे तक उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, अग्निपेटी, प्रशांत महासागर की अग्निपेटी, वहां बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। क्या डी लाए हो? डी तो नहीं है, सेल है, सेल है प्रोटेक्टर। हाँ, तो डी से देखो ये 60 है कि नहीं। रुको मेरे पास 1 सेकंड रुकना भैया तुम। ये डी से इसको नाप के दिखाना, तो डी लाए हो क्या? डी भाई से ले लो, अरे देना। ओके, ट्राई तो करते रहो, जो हो जाए। जो देखता मेरे पास डी होगा, 1 मिनट।
आवाज नहीं आ रही, बोल ही नहीं रहा बेटे, अभी आएगी। अरे डी ला के लेके आना, सिखाऊं, वो 90-80 उसके सिखाने से होगा। 1 मिनट रुको तुम लोग, देखिए अब बात करते हैं। तो सुनामी का तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। टाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइड्स मतलब कि ज्वार भाटा। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। एक दिन में, पूरे दिन में समुद्र के पानी का बहुत ज्यादा ऊपर उठना और नीचे गिरना ही टाइड कहा जाता है। मैं आपको और अच्छे समझाऊं। जैसे मान लो कि समुद्र के किनारे वाला कोई इलाका है, जब टाइड हाई टाइड होगा तो क्या होगा ना, मान लो पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। समझ में आ रही बात? हाई टाइड आएगा तो क्या होगा, पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा अभी। वो देखिए, चंद्रमा जो है ना हमारा, जैसे मून है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास क्या होता है कि वो धरती पे ज्यादा ग्रेविटी लगाता है, क्योंकि नजदीक हो जाता है। हाँ ठीक है। तो सन का ग्रेविटी भी आता है, लेकिन सबसे अधिक मून का लोकेशन डिपेंड करता है। मून अगर बिल्कुल आपके सामने हो जाए, धरती के जिस हिस्से के बिल्कुल सामने होगा, तो मून की ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। ठीक है, हो गया आपका काम, जा सकते हैं आप लोग दोनों भाई बहन, कल चेक करा लें। ठीक है, तो वो क्या करता है, पानी को बहुत ज्यादा ऊपर की ओर पुश करता है, क्योंकि अर्थ पे कौन सी ऐसी चीज है जिसको वो खींच सकता है? लूज ही चीज तो ऊपर खींच सकता है, वाटर ही सबसे लूज है। अब ऐसा नहीं पर्वत पहाड़ उड़ने लगेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकता, इतनी ग्रेविटी नहीं है इसके पास। सो वाटर का लेवल हाई होता है, तो दिन के एक समय में क्या होगा, वाटर का लेवल अप होगा, ऊपर उठेगा, और जैसे ही उसका मून का पोजीशन थोड़ा चेंज होगा तो वाटर लेवल नीचे होगा, तो उसको लो टाइड कहेंगे। जब पानी का लेवल ऊपर होगा तो हाई टाइड या उच्च ज्वार, और जब पानी का लेवल डाउन चला जाएगा, जो चीजें डूबी हुई थी फिर वो बाहर आ जाएंगी, पानी हट जाएगा वहां से, तो लो टाइड या निम्न ज्वार। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नहीं, बेटा क्लोज मैंने कि जो सिचुएशन है वो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। होता है एक्चुअली क्या है कि जो रोटेशन रेवोल्यूशन करता है ना मून चारों तरफ अर्थ के, ठीक है, तो उसका जो ऑर्बिट है बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता। एक जगह होता है कि बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, और कभी एक पोजीशन आता है जब बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से कुछ समय अर्थ के बहुत नजदीक रहता है, कभी अर्थ के बहुत दूर हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी मैटर करता है कि अर्थ के हर जगह पे क्या पोजीशन है उनकी। जैसे देखो, मैं यहाँ पे आगे आओ अगले पेज पे, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, ये क्या होता है? द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल पुल एक्सक्रीटेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। अब देखो, जब मून और देखिए सन और मून जब दोनों एक साथ अगर ग्रेविटी लगाएंगे तो क्या होगा, नीप टाइड लगेगा। अगर 90 डिग्री के एंगल पे है, फोटो देखिए, ठीक है ना। अगर मून वहां पे है और सन यहाँ पे है, सन भी धरती को खींच रहा है, मून भी धरती को खींच रहा है, दोनों की ग्रेविटी लग रही है। लेकिन एक समय क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मून और सन दोनों एक ही तरफ है और एक ही तरफ ग्रेविटी लगा रहे हैं, और एक तीसरी कंडीशन क्या होगी, स्प्रिंग टाइड। देखो दो समय बनेगी, स्प्रिंग टाइड मतलब कि निम्न ज्वार। ठीक है, चलो मैं अच्छे से पहले समझा दूंगा आपको, शुरू से देखिए। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes a tide.
The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide during the full moon and new moon. ठीक है, ये जो हमारा फुल मून है मतलब कि पूर्णिमा और न्यू मून मतलब कि अमावस्या, इन दोनों दिन द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, इन दोनों दिन में सेम लाइन में होता है। ठीक है, अब सेम लाइन से क्या होता है, एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, और ये एक ही लाइन में होंगे। जैसे ये पहले वाले सेकेंड मैप पे देखो, आप सेकेंड वाले फिगर में, इसमें क्या है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तीनों एक ही लाइन में होते हैं। इस कारण से सबसे अधिक ग्रेविटी लगती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में अर्थ के वाटर पर सन और मून दोनों की ग्रेविटी लगती है, तो ज्यादा ऊंची तक पानी को खींचेगा, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। These tides are called spring tide, तो इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। But when the moon is in the first and the last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and moon, resulting in low tides. लेकिन क्या होता है, एक समय ऐसा आता है, ठीक है ना, जब मून एक तरफ खींचता है और सन एक तरफ खींचती है, जैसे ये ऊपर वाले नीप टाइड में देख रहे हैं, जब क्वार्टर में होता है, बस समझ रहे हैं ना, आधा हमें मून का केवल 1/4 हिस्सा ही दिखता है, 1/4 हिस्सा ही दिखता है। तो उस समय क्या होता है कि नीप टाइड मतलब निम्न ज्वार आता है, नीप टाइड मतलब निम्न ज्वार, लो टाइड, और स्प्रिंग टाइड मतलब हाई टाइड या उच्च ज्वार। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, this help the ships to arrive at the harbor more easily. The high tide also help in finishing, many more fish come closer to the shore during the high tide. हाई टाइड होगा तो ज्यादा पानी कहाँ आएगा, तट के पास, कोस्ट के पास। तो जो ओशियन, जो समुद्र में जहाज होते हैं ना, हाई टाइड के साथ, हाई टाइड में क्या होगा, समुद्र की कोस्ट के तरफ, तट की तरफ पूरी पानी ज्यादा आएगा। तो जो शिप्स होती है हाई टाइड के साथ कोस्ट तक आ जाती है, और निम्न टाइड आता है, लो टाइड आता है, तो वो रिटर्न हो जाती है, इधर से लौट जाती है पानी, इसको एक वाटर का स्लोप बन जाता है, वाटर स्लोप बना के लाता है और वाटर स्लोप तोड़ करके इनको खुद लेके चला जाता है, वो डायरेक्शन बन जाता है। इंडिया में और दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी पोर्ट्स हैं या बंदरगाह हैं जहां जहाजें लगती हैं, पानी की जहाजें, जो कि टाइडल होती है। गुजरात में एक कांडला पोर्ट है ना, एक टाइडल पोर्ट है, मतलब कि जहां उच्च ज्वार आएगा ना तो तट तक सारी शिप्स आएंगी, और जब लो टाइड हो जाएगा, निम्न ज्वार, तो टाइड यहां से शिप जाएंगी, बस समझ रहे हो ना, इस तरह से होता है। इसका देखो बहुत सारा फायदा है, लो टाइड और हाई टाइड के लिए दो चीज का फायदा है। एक तो शिप्स के आने जाने का रास्ता साफ हो गया, उनको कम फ्यूल की खर्च पड़ती है, ज्यादा फ्यूल खर्च करना नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, जब भी हाई टाइड होता है तो अधिकतर मछलियां समुद्र के बीच से तट की तरफ आ जाती है, जिससे कि अच्छी से फिशिंग कर सकते हैं। अब बीच समुद्र में जाके कोई मछली थोड़ी पकड़ता है, तट से कुछ दूरी में 40-50 किलोमीटर दूर तक तो जाके पकड़ेगा ना, उससे ज्यादा दूर थोड़ी पकड़ता है। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. और टाइडल पावर प्लांट भी होते हैं, टाइड्स के ज्यादा पानी के एक डैम बना देते हैं समुद्र के किनारे, उसमें ज्यादा पानी रोक लेते हैं, फिर टाइड्स रुकता है तो फिर इसको छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि वहां पर भी टरबाइन लगा के बिजली बनाई जा सकती है टाइड से। देखिए ओशियन करंट, ये हम लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा था। Ocean currents are a stream of water following constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean current may be warm or cold. Generally, the warm ocean current originate near the equator and move towards the pole. ये पूरा का पूरा नोट्स में लिखना है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ। देखिए, इससे पहले अब मैप पे आ जाइए, आपको मैप दिखाते हैं। यहाँ पे जितने भी ये एरो के निशान बने हुए, ये जो एरो है ये किसी ना किसी वाटर ओशन करंट के बारे में बताता है। इसको समुद्री जल धारा कहते हैं हिंदी में, लिखा है ना।
महासागरीय धाराएं। तो ये क्या है, अगर इक्वेटर के पास तेज हवाएं बह रही 0 डिग्री पे, है ना, देखिए अगर आपके इक्वेटर के पास तेज हवाएं बह रही हैं तो वहां से ये लहरें बन के चलेंगी ना 0 डिग्री, ये इक्वेटर हो गया। अगर यहां से आसपास से कोई हवा बन के चल रही है या लहर बन रही है तो वो क्या होगी, वार्म करंट, मतलब कि गर्म समुद्री जलधारा। वो क्या करेगी, इक्वेटर के आसपास के पानी को दूसरे जगह तक लेके जाएगी। तो जहां भी लेके जाएगी वो क्या करेगी, गर्म पानी ले जाएगी, तो जगह पे समुद्र का पानी गर्म हो जाएगा। और अगर पोलर इलाके से, मतलब कि ज्यादा साउथ या ज्यादा नॉर्थ के इलाके से कोई करंट बन के आती है, जैसे कि यहाँ पे देखें ग्रीनलैंड के बगल में तो लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की, सबसे नीचे आ जाइए, ठीक है, या आप बात करें क्या कहते हैं, पेरू है ना, हम्बोल्ट या पेरू जलधारा है। तो यहाँ देखिए वार्म करंट रेड वाली है और ब्लू कलर से सारी क्या कहते हैं, कोल्ड करंट है। तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा इस तरह से बनती है। क्या ऑप्शन नहीं लिख रखा, याद रखिएगा। यहां पर एक गल्फ स्ट्रीम आपको दिख रही होगी अटलांटिक ओशियन में, मैं सर्कल कर रहा हूं, देखिए, हाँ गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशियन में सर्कल किया मैंने। रुक जाओ, हाँ बोल क्या, अरे तो ये कैसे आएगा, डील दे देना, ये क्या लेके घूम रहा है, डी कित गया तेरा। गल्फ स्ट्रीम क्या है, यहाँ ठंडी और गर्म जलधारा दोनों मिलती है। देखिए कैसे, ऊपर से ये लेब्राडोर जलधारा आती है और नीचे से रेड कलर वाली गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों जगह जब मिलती है तो यहाँ पे दुनिया का सबसे अधिक मछली पकड़ने का काम होता है। जहां भी गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है ना, वहां पे सबसे अधिक ओशियन में मछली पकड़ी जाती है। ठीक है, ये फायदा है। तो चैप्टर खत्म हो गया, नोट्स लिख लीजिएगा कल आप लोग। पानी में मछलियां कैसे ठीक जाती हैं? क्योंकि बेटा पानी